बस देख देख के मुड़ भी नहीं रहेगी, सीधा बस खड़ा हो जाता। हाँ खड़ा हो, धीरे 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 से स्टार्ट देखो। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तड़पाने वाली बीमारी है। अगर इसे समय पर ठीक ना किया जाए तो ये शरीर के साथ साथ ज़िंदगी भी खराब कर देती है। मेरा नाम हर्षित बरैया है। मैं बैतुल शहर से बिलोंग करता हूँ। ये एमपी में बहुत छोटा सा शहर है। मैंने 12th क्लास अपने एक्सीलेंस स्कूल बैतुल से पास आउट किया है। एंड फिलहाल मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। हमारे स्कूल से एक मैराथन रेस हुई थी जिसमें पूरे शहर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे स्कूल से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और पूरे शहर के बच्चों में मैं टॉप 10 में आया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, सितंबर 2018, जब मैं 10th क्लास में था। हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड मैं पूरा नॉर्मल था। मैं रात में सोता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं सुबह उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है। पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा नॉर्मल है, ठंड में सबको होती है। और मतलब दवाइयाँ दे दी और मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गया और मैं भी नॉर्मल लेके चल रहा था। ठीक 1 साल बाद यह चीज़ फिर से रिपीट होती है। मैं 11th क्लास में था। ये बीमारी और बड़े लेवल पे होती है। 15 दिन तक मेरी कमर में फिर से अकड़न आ जाती है। फिर पापा ने एक अलग डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने भी अलग दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा हड्डियाँ कमज़ोर हैं एंड दवाइयाँ चली, मैं 1 हफ्ते में फिर से ठीक हो गया। ठीक 6 महीने बाद यही चीज़ फिर से रिपीट होती है और बड़े लेवल पर। फिर से मैं बेड रेस्ट पे चला जाता हूँ 15 दिन के लिए एंड फिर 6 महीने बाद होता है, फिर 3 महीने बाद होता है, फिर 1.5 महीने बाद होता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मैं पूरा बेड रेस्ट पे जाता हूँ और इसके पीछे का रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलाज किसी के पास नहीं था पर दवाइयाँ सबके पास थी। ट्वेल्थ के बाद मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया मेरा इंजीनियरिंग के लिए और उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बीमारी मुझे कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। पढ़ाई के दौरान मैं 13-13 घंटे की जगह पर बैठे रहता था, जिससे बीमारी लगातार बढ़ते चली जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा था। फिज़िकली वीकनेस के कारण मेंटली वीकनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी एंड इससे मेरा पूरा फर्स्ट ड्रॉप मेरा पूरा ख़राब हो गया था। पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर से एक डिसीजन लिया सेकंड ड्रॉप लेने का। मैंने फिर से अपनी तैयारी चालू करी। मैंने फिर से अपनी बीमारी को इग्नोर करते हुए पढ़ाई के लिए फिर से 15-15 घंटे की जगह पर बैठ के पढ़ने लगा। उससे ये हुआ कि मेरे दोनों पैरों में चलना बंद हो गया था। मैं दोनों पैर से लंगड़ाने लगा था। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। मैं 2 महीने तक एक ही रूम में रहा। दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली फंक्शन, मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए। इसी तरह से मेरा पूरा सेकंड ड्रॉप भी ख़राब हो गया क्योंकि मैं मेंटली टॉर्चर होने लगा था। अपने ही घर की छत पे जाने से डरता था, ये सोच कर कि कहीं मैं कूद ना जाऊं।
मैंने मन से कॉलेज तुक्के लगाए, सारे कॉलेज भर दिए मैंने, फिर जो तो कॉलेज मिल जाए मुझे चलेगा और मैं चले जाऊँगा और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। फिर मैंने इंदौर का मुझे कॉलेज मिला IIST में, वहाँ गया। इंदौर जाने के पहले मैं फिज़िकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, पर मैं मेंटली टॉर्चर हुआ इंदौर जाने के बाद। जब मैंने ये देखा कि मैं लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ 3-4 लोग हो जाते थे, मैं उस ग्रुप में जा ही नहीं पाता था। मैं ग्रुप नहीं बना पा रहा था, मैं दोस्तों से मन की बात किसी से नहीं कह पा रहा था। यही चीज़ की वजह से मेरा डिप्रेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। मैं कहीं न कहीं अपनी फ़िज़िकल वीकनेस को छुपा रहा था एंड डरने लगा था मैं बहुत ज़्यादा लोगों से। क्योंकि अब मैं अपने आप को समझ पा रहा था कि आज से 3-4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था और मैं पता नहीं किस एक प्रॉब्लम की वजह से लेवल बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है। हर्षित को स्टार्टिंग से जानता हूँ, जब से वो हॉस्टल में आया तब से मैं इसको जानता हूँ। एकदम साधारण, ना किसी से बात करना, ना किसी के साथ बैठना उठना, अपने मन में रहना, मगन रहना, वीडियोज़ देखना, बस ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी। फर्स्ट ईयर में तो वो उसकी तबीयत स्टार्टिंग में बहुत ही बेकार थी। वो ना अच्छे से चल पाता था। हमारी फ्लोर सबसे ऊपर रहती थी, 3rd फ्लोर में रहते थे हम लोग, तो वो सीढ़ियों से अच्छे से चढ़ भी नहीं पाता था। उसे चढ़ने के लिए हम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी नहीं चल रही थी उस टाइम। तो इंदौर जाए हुए मुझे 2 ही महीने हुए थे, ठंड का मौसम था और फिर से प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से नींद में ही मैं ये देखता हूँ कि मेरा दोनों पैर अचानक से मुड़ गए हैं। उन्हें सीधा कर रहा था तो कमर में दर्द इतना तेज़ हो रहा था कि नहीं हो पाएगी, मतलब जुड़ गए हैं। ऐसा लग रहा था कमर की हड्डी, घुटने की हड्डी और हिप जॉइंट ये पूरे के पूरे जुड़ गए हैं आपस में, एक हो गए हैं जुड़कर। उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि तुम्हें जो है वो नॉर्मल नहीं है, तुम्हें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये नाम मैंने पहली बार सुना था। कम से कम उन्होंने 1 घंटे तक इस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी डिटेल में समझाया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये सब समझाने के पहले उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर से कभी नहीं सुनना चाहेगा। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लो। मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था उस समय और भी ज़्यादा मैं डरने लगा था। ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बता पा रहा था, कैसे बताऊँगा, दोस्त लोगों को नहीं बता पा रहा था, क्या होगा आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मेरे दोस्त लोगों को समझने लगी मुझे कि मैं कुछ तो छिपा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश की और मैं रोने लगा था। उस टाइम तक इसने अपनी बीमारी के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया था। फिर उसके बाद हमने बहुत उससे पूछने लगे, तब वो हमें बताता है कि इस तरह की हमारी बीमारी है। उन्होंने कहा कि इस बात को घर पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे छुपा के नहीं रख सकते। पर मैं घर पे बताने की हालत में नहीं था। दोस्त लोगों ने मेरे मम्मी पापा को बताया। पापा ने कहा कि तू बस घर आ जा कैसे भी, तुझे हम अच्छी जगह ले जाते हैं, वहाँ तेरा इलाज करवाएंगे। एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं लंगड़ा के चल रहा था बहुत ज़्यादा, इतना कि किसी को ऐसा लगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा। 4 घंटे तक हम लाइन में खड़े रहते थे। मेरी मम्मी अलग लाइन में, भाई अलग लाइन में, मैं अलग लाइन में होता था। एंड हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर कहते थे कि बेटा तुम व्हील चेयर ले लो, तुम्हारा दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। पर मैंने व्हील चेयर नहीं ली, क्योंकि अगर मैं व्हील चेयर ले लेता तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता। वो बोलता था कि मैं बिना व्हील चेयर के चल के दिखाऊँ। चलते नहीं बनता था, फिर भी लंगड़ा लंगड़ा के उसने चलता था, पर वो व्हील चेयर पर नहीं बैठा था। मेरे मन में बस यही था कि अगर मुझे कोई चोट नहीं लगी, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्यों ले लूँ व्हील चेयर में। मैं 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा, मेरी मम्मी लोग सब खड़े रहे। डॉक्टर ने मुझे और वहाँ रह के और भी ज़्यादा डरा दिया।
मुझसे कहा कि यार जो तुम्हें बीमारी है रेयर है और तुम अभी जिस कंडीशन में हो तुम्हें इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे पेन किलर के, और तुम्हें अगर तुम फिर भी ठीक नहीं हो पाए तो तुम्हारा ऑपरेशन होकर रहेगा, हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन। उसके लिए तुम्हें हैदराबाद जाना पड़ेगा। एंड उन्होंने मुझे लगभग 6 महीने का टाइम दिया था। बहुत इलाज कराया हमने, बहुत ज़्यादा इलाज कराया उसका। इतना इलाज कराया कि हमने मकान का काम रोक दिया था कि नहीं, पहले मकान का काम ज़रूरी नहीं है, पहले लड़के का इलाज ज़रूरी है। तो कहा मकान तो बाद में बना लेंगे, पहले लड़के को ठीक करना ज़रूरी है। हमने लड़के को ठीक किया, बहुत इलाज कराया, पर पता नहीं उसको आराम ही नहीं लग रहा था कहीं से। उसको देख के इतना ज़्यादा दुख लगता था कि वो सीधा नहीं चलता था, एकदम टेढ़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा चलता था। आंसू आ जाते थे, हम इधर उधर खड़े होकर रोते थे पर उसको नहीं बोलते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। दोस्तों से बात करने में हिचकिचाहट लगती थी, नर्वस रहता था, किसी से बात नहीं करता था। एक 2 महीने एकदम चुप रहता था घर में, कोई से बात नहीं करता था। अपने आप में दुख लगता था कि ये ठीक होगा कि नहीं। इतना तेज़ दर्द होता था कि अगर एक छींक आ जाए तो ज़बरदस्ती अपनी नाक बंद करके छींक रोकना पड़ता था, कि तब डर लगता था कि कहीं अगर छींक ले लूँगा तो कहीं जान ना निकल जाए या हड्डियाँ ना टूट जाए, कहीं हमारा लड़का लंगड़ा बन के ना रह जाए। बट डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। जाने किस मोड़ पे ठहरे हम। 10th के पहले मतलब वो बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट बंदा था और सबसे बहुत एक्सट्रोवर्ट था। सुबह की आंखें भी हैरान हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, मेन प्रॉब्लम ये थी। आंगन में बेजुबान करता शिकायतें, वक्त हुआ क्यों बेरहम। बिन तेरे क्या सफर रो रहे हैं कदम, राह भी रूठी है तू न जा। मैं रोक लूं वक्त को, थाम लूं हाथ को, ठहर जा। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये बहाने बना रहा है, फिर जब ये फ्रिक्वेंटली आया तब मैंने समझा कि हाँ नहीं, इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जेन्युइनली ले रहा है छुट्टी। क्योंकि बीच में तो इसकी स्थिति बहुत डाउन थी, इसका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था। कि शुरू में जो कॉन्फिडेंस में इसके चेहरे पे दिखता था वो बीच में काफ़ी डाउन हो रहा था। बार बार छुट्टियां ले रहा था, तो मतलब जो सिचुएशन इसकी थी वो मतलब मुझे बहुत सहानुभूति थी कि कैसे भी ये ठीक हो। लड़ रहा लड़खड़ाते हुए हंस रहा, घबराते हुए जानता, दिल मेरा साथ खोने को है। चल चले खत्म न हो जो कभी सैर पर, चल चले बिन तेरे क्या सफर रो रहे हैं कदम, राह भी रूठी है तू न जा। मैं रोक लूं वक्त को, थाम लूं हाथ को, ठहर जा। रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था मेरी नीचे वाली बॉडी ने। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, अनजान लोगों के बीच में अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पाता था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं कैंटीन आया था तब तो मैं पूरा नॉर्मल था, पर जब जिस तरह से वो मुझे लेके जा रहा था एंड वही लोग मुझे जिस तरह से देख रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे क्योंकि अब मैं बता नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। जब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो मैं इसे इंटरनेट पे सर्च करने लगा। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे सात्विक मूवमेंट चैनल है उसके बारे में पता चला। मैं उस टाइम पर बेड रेस्ट पे था, मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। अब मुझे एक राह दिखने लगी थी ठीक होने की, कि हाँ, मुझे हर किसी ने कहा कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, पर इस चैनल के माध्यम से मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने उनके और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखे तो समझ में आया कि इस बीमारी की जड़ मेरे खाने में है। ये बीमारी एक्चुअल तुम्हारे अंदर से पैदा हुई है तो तुम्हें ठीक भी से अंदर से करना पड़ेगा। तुम जो भी खाते हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पर पड़ता है।
एंड तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होना ज़रूरी है। हॉस्टल में रहते हुए मैं सात्विक मूवमेंट की वीडियोस तो देखा करता था, पर उन्हें सही से फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा, पर मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हॉस्टल तेरे लिए सिक्योर है, सेफ प्लेस है, तो उसे सही से चलते तक नहीं बनता है, शहर में कैसे रह पाएगा तू। मेरे हर किसी दोस्त ने मना किया, लेकिन मैं सबके अगेंस्ट में गया और मैंने शहर में रहने का डिसीजन लिया। बीमारी को फिजिकली डील करने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हें इसे मेंटली डील करना होगा। तुम्हें पॉजिटिव सोचना होगा, एंड इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हें योगा और मेडिटेशन करना होगा। 1-2 मंथ में मैंने देखा कि अचानक से मेरे थॉट्स चेंज होने लगे हैं। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में फ्रूट्स ऐड किए जिनमें 100% न्यूट्रिशन होता है। मैंने एक अच्छा खाना स्टार्ट किया, मैं खुद बनाने लगा। बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, फ्रूट्स, और मैं इनके जूस बनाकर पीने लगा। ठंडी चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें और जो प्रोसेस्ड फूड होता है मैंने उन्हें टोटली बंद कर दिया था। बिस्किट, नमकीन, चाय, ये मतलब जितने भी कुरकुरे, ये सब कुछ मैंने टोटल बंद कर दिया था। मैंने 16 आवर फास्टिंग ट्राई किया। इसमें करने के लिए कुछ करना ही नहीं होता था, बस खाना नहीं खाना है आपको 2 टाइम का। अब शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था क्योंकि मुझे बहुत और भी ज़्यादा ऐसे कहीं ना कहीं वीकनेस आने लगी थी। फिर धीरे धीरे मैंने एनीमिया के बारे में जाना कि वो क्या होता है। बॉडी को साफ़ करना है तो आपको अंदर की गंदगी पूरी साफ़ करनी होगी, तभी बीमारी ठीक हो पाएगी। तो मैंने एनीमिया ट्राई किया, एंड उसमें भी मुझे काफ़ी रिजल्ट देखने को मिले। कहीं ना कहीं मुझे पेन थोड़ा कम होने लगा था। पहले मैं लंगड़ा के चलता था, लेकिन फिर मैं थोड़ा नॉर्मल होकर चलने लगा। ये सब अचानक से तो नहीं हुआ, पर धीरे धीरे करके 1 महीने बाद मैं नॉर्मल हो गया। एंड कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश होता जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपने अंदर चेंजेस देखते जा रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया था कि अब मैं सामने से लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा था चीज़ों के प्रति। उस टाइम पे देखा कि उसे ज़रूरत है। हमने उसे समझाया, अपने आप को समझे, वो यूनिक है, इतनी भीड़ में वो यूनिक है जो खुद को समझे। चीज़ें हुई, धीरे धीरे वर्क हुआ, इतने जल्दी तो नहीं, पर हाँ वर्क किया उसने खुद पे। मैंने फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा ये किए, और इससे काफ़ी ज़्यादा मैं ठीक हुआ। अचानक से मेरा पेन कम होने लगा। तो 1-2 वीक बाद मैंने खुद में चेंज देखने लगा। मुझे अब वो वाला दर्द नहीं होता था जो पहले हो रहा था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि मैं कभी इतनी पब्लिक में मैं कभी स्टेज पर नहीं चढ़ा था। पे नहीं बनता है, बैठते नहीं बनता है, ये डांस कैसे कर रहा है? ये तो डांस सॉन्ग तो कैसे कर सकता है? उसको इतना आत्मविश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। रिकवर काफ़ी कुछ हो चुका है और खुद के कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ऐसा कुछ करा। उसको तकलीफ थी, फिर भी उसने डांस किया था।
मैंने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर रहा हूँ। उन्हें इतना लग रहा था कि अगर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, पर मैंने मन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑपरेशन कभी नहीं करवाना है। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन था जस्ट उसी दिन मैंने अपने कॉलेज में स्टेज परफॉर्मेंस दी, और इस बारे में किसी को नहीं पता था, ना किसी दोस्त, ना फैकल्टी, ना टीचर, और ना मम्मी पापा को, किसी को नहीं बताया। मैंने स्टेज पर डांस किया, ये देखकर मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए, फिर बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मैंने उसका वीडियो अपने घर वालों को पहुँचाया। ये भी पहले इनका जस्ट मेरे पास कॉल आया कि तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। तो तूने स्टेज पे डांस किया? मैंने कहा हाँ। तो उससे तो मतलब नहीं बन पाता इतना, कैसे कर रहा है? तो मैंने कहा कि मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ एंड अब मुझे ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना किसी इंजेक्शन की, और अब मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। आज और लड़कों के जैसे डांस कर रहा है और लड़कों के जैसे वो चल फिर पा रहा है। बहुत खुशी हुई दोस्त देख के। इस तरह की बीमारी में इसने इतना एफर्ट करके इतना अच्छा फिर से रिकवर किया खुद को। अभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, बिना डॉक्टर के या बिना ऑपरेशन के। सबको यही लगता था कि मेरा ऑपरेशन होके ही रहेगा। मुझसे बास्केटबॉल खेलने ले आते थे। अगर वो ज़्यादा स्पीड दौड़ता था हमें से रोकते थे, भाई थोड़ा आराम से दौड़ा कर, अगर तुझे गिर जाता है तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी उस बात को नहीं समझ पाता था, फिर भी वो तेज़ दौड़ता था क्योंकि उसे ठीक होना था। मतलब खुद में उसमें ठीक करने की वो मोटिवेशन आ चुकी थी और वो अपने आप को एकदम बिल्कुल ठीक करना चाह रहा था। ऐसा लगे कि कुछ कर सकता है। उसके पहले तो उसने गिव अप कर दिया था पूरी तरह से। उसके लिए मैंने भी भगवान को थैंक यू बोला। ना कोई मेडिकल से, ना कोई दवा से, वो केवल अपना एक्सरसाइज और योगा से ठीक करना चाहता था। उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि लगा ही नहीं रहा था कि वो ऐसा ठीक हो जाएगा। एक तरह से गर्व भी हुआ कि ठीक है मेरा स्टूडेंट है। 2 महीने पहले उसने एकदम से रैंडम आके हमको मिठाई खिलाता है। तो हमने पूछा कि इस बात के लिए, तो बताता कि 1 साल पहले डॉक्टर ने बताया था कि जो उसे बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। जो सबसे मेन चीज़ होती है ना कि अपने आप से लड़ना। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल देखे थे कि लोग बड़ी बड़ी डिसीज से कैसे मतलब फाइट करते हैं। ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने बोला तुम पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। काइंड ऑफ चमत्कार बोल सकते हैं ऐसे। आपके सामने ऐसा व्यक्ति जो पहले कुछ और था और अब कुछ और हो, उसे ऐसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। एक इंसान जो कि खुद एकदम प्रॉपर हो गया है इतने बढ़िया तरीके से, जिसने खुद पे जीत पाई है, बहुत अच्छा लगता है। हमें मोटिवेशन मिलता है उल्टा। अब मैंने अपने ही ऊपर एक वीडियो बनाया अपनी जर्नी को लेकर। फिर मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्हें ये प्रॉब्लम है, उनसे मैंने कनेक्ट किया। सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि देखो ये बीमारी तुम्हारे अंदर से पैदा हुई है तो तुम्हें अंदर से ही ठीक करना पड़ेगा। आपको बताना होगा खुद को कि आप ठीक हो, और आप ठीक हो रहे हो। बीमारी रेयर नहीं है, तुम बंदे ही रेयर हो। अब इस बीमारी ने होकर तुम्हें लाखों में तो एक बना दिया है, पर इन 800 करोड़ में एक बनना है तो तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। हम सबकी एक अपनी अपनी कहानी होती है, पर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इस कहानी के हीरो हम हैं। तो हमें अपनी कहानी के हिसाब से चेंज नहीं होना है, कहानी को हमारे हिसाब से चेंज करना होगा। हमारी कहानी है तो हमें ही उसे चेंज करना होगा। Big round of applause for him. तो वही बात कि अपने से लड़ना है, बहुत वेरी क्लियर। You have to work hard and work hard. अपने में जीत पाओगे तो सब कुछ मिलेगा। लड़ाई जो है वो आपकी अपनी स्वयं से है।